सर ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। सर आपका यूट्यूब पर भी चैनल है तो उस पर वीडियो नहीं डालते हो? नहीं नहीं, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो सीएस का चैनल। ओके, स्टार्ट करें। हेलो हेलो। अच्छा, कल तक का सब कुछ समझ में आया था आप लोग को? यस गाइस, सर। जो मॉड्यूल में टिक किया ना, तो मैंने आपको एक डाउट पूछा था, एक थर्ड पॉइंट का कि द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, तो आपने बोला था कि टेक्सचुअल मिस्टेक है थोड़ी सी प्रिंटिंग की। कहाँ पर? सर मेरे बुक में पेज नंबर 2.30 है, इनकम इलास्टिसिटी। हाँ हाँ सर, यहीं पे, वो नीचे वाले पेज पे। बोलो ना, मैंने रीड नहीं किया, हाँ बोलो। सर, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा है कि द proportion ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस, द इनकम इलास्टिसिटी फॉर दैट गुड इज इक्वल टू 1। पर सर अगर proportion ऑफ इनकम चेंज ही नहीं हो रहा है और इनकम इंक्रीज कर रहा है तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी हुआ ना, 1 कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं, व्हाट दे आर सेइंग, एक मिनट, इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 10%, बराबर, तो डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग बाय 10%, दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल ना। अगर इनकम फॉल हो रही है बाय 10% तो डिमांड इज आल्सो फॉलिंग बाय 10%, तभी तो इक्वल होगा ना, वो ये कहना चाहता है। सर पर यहाँ तो लिखा है द proportion ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड रिमेन्स द सेम इवन इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग। और वो स्टेटमेंट में कुछ, एक मिनट ना, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड्स रिमेन्स द सेम, हाँ, तो बराबर ही तो कह रहा है वो। तो सर अगर proportion ऑफ इनकम स्पेंट सेम रहेगी और इनकम बढ़ेगी, एज इन proportion ऑफ इनकम स्पेंट इज नथिंग बट डिमांड, तो अगर डिमांड सेम रह रहा है इवन इफ द इनकम इज इंक्रीजिंग तो जीरो इलास्टिसिटी अरे हुआ ना। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज चेंजिंग, मतलब क्या? तो इनकम का शेयर भी तो बढ़ रहा है ना। अगर आज आपकी इनकम 10,000 है तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? अच्छा ओके, समझा सर। 10,000। हाँ हाँ समझा सर। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसका प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है, तो खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना। अगर मेरी इनकम 10 लाख है और मैं बोलता हूँ मेरा 10 लाख का 10% खर्चा होता है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, और आपका 10,000 का 10% 1,000 होता है। प्रोपोर्शन सेम, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, 10% कांस्टेंट है, लेकिन खर्चा, इनकम बढ़ रही है तो उसका प्रोपोर्शन का अमाउंट तो बढ़ रहा है ना, अमाउंट स्पेंड। हाँ क्या कर सर रहे हो? सर। तो फिर चलो, ओके, नाउ हम लोगों ने कल इनकम इलास्टिसिटी कंप्लीट किया था, आज पूरे मूड में है टू कंप्लीट योर इलास्टिसिटी। तो अब हम थर्ड इलास्टिसिटी पे चलने वाले हैं, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ओहो, बहुत सिंपल है, 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी, तो व्हाट इज दिस क्रॉस? क्रॉस का मतलब है प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और का। अच्छा, ये प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और का, ये कौन से रिलेशनशिप में हम चेक करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में बराबर हम कॉम्प्लीमेंट्री तो सब्स्टिट्यूट एनालाइज करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? यस 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 यस। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? इन क्रॉस इलास्टिसिटी EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज change in price. Percentage change in demand upon percentage change in price. Wow. Percentage change in demand upon percentage change in price. एक मिनट सर, अगर डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप जानना था तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ लिया ना 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 ना। यहाँ पर अगर डिमांड x का है तो प्राइस
वाई की वाई की है। मतलब सर, मतलब यहाँ पर मतलब ये बनता है कि यहाँ पर आप प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखने वाले हो, लेकिन प्राइस अगर कार की है तो डिमांड पेट्रोल की है, प्राइस अगर पैंट की है तो डिमांड शर्ट की है, प्राइस अगर ब्रेड की है तो डिमांड बटर की है। ठीक है, ये सारे गुड्स कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बराबर। अगर प्राइस पेप्सी की है तो डिमांड कोक की है, अगर प्राइस इंक पेन की है तो डिमांड बॉल पेन की है, बराबर। अगर प्राइस, अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख ही देता हूँ, दिमाग में है इसके लिए। प्राइस अगर टी की है, डिमांड कॉफी की है। बताओ ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट। अरे बराबर, तो इस टॉपिक में बराबर कोई x है तो कोई y है। अरे ये लॉजिक समझा? यस सर। ओके ओके ओके। अब क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, सिर्फ दो ही होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अपन इतना खिचड़ी लिख दिया, इसे थोड़ा नीचे खींच रहा हूँ। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी आर ऑफ टू टाइप्स, बट तीसरा जो है ना वो डिराइव्ड हो गया, टाइप है नहीं, बस डिराइव्ड हो गया। कुछ चीजें अनइंटेंशनली पैदा हो जाती है, बराबर है, बाई प्रोडक्ट कहते हैं उसे। नाउ 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 क्रॉस इलास्टिसिटी सिर्फ दो टाइप की है, थर्ड कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ गई। या तो फर्स्ट इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, 3 पॉइंट में खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड द सेकेंड पार्ट इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, बराबर। थर्ड बाद में बताऊंगा ना। दो टाइप की क्रॉस इलास्टिसिटीज है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक कोई मुझे बताएगा पॉजिटिव मतलब विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट। देखो मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूं, आई डोंट टीच एनीथिंग, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता रहता हूं। नाउ पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव का मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यस, इनवर्स रिलेशनशिप। एम आई करेक्ट? नाउ पॉजिटिव मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, नेगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। अब आप मुझे बताओगे, मेरा क्वेश्चन आपसे, नाउ मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट में से डायरेक्ट रिलेशनशिप किसको होता है? डिमांड में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछता हूं, नहीं पढ़ाता तो नहीं पूछता ना। बोलो 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 बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स में से डायरेक्ट रिलेशनशिप किसको होता है और इनवर्स रिलेशनशिप किसको होता है? थैंक यू तन्वी। इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। वाओ, परफेक्ट आंसर है। नाउ गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को इनवर्स रिलेशनशिप और सब्स्टिट्यूट गुड्स को डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बात कर रहे हैं? बराबर। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा था, तो मुझे बताओ, तो देखो आंसर आप ही को आ गया ना। पॉजिटिव रिलेशनशिप मालूम है किसको होगा? पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये आपका एमसीक्यू है। और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, ये किसको होगा सर? ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या सिंपल है यार, एक ही चीज को खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, बराबर। ओके ओके ओके। नाउ 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 अब देखो, मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू। नाउ सर, जब इसकी इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वाई, तो जो इलास्टिसिटी आएगी, सिंबल आएगा, वो क्या आएगा इन दोनों में? तो मेरी बात सुनो, इकोनॉमिक्स कहता है प्राइस में कैसा था? लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1। हेलो, यस सर। यहां पर कुछ भी हो सकता है, बराबर। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर हुए ना, तो हमेशा पॉजिटिव फिगर्स ही आएंगे। +2, +3, +5, +1.5, +0.5। अच्छा ऐसा? यस। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जब आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको जो भी नंबर्स आएंगे, बराबर, वो हमेशा नेगेटिव आएंगे। -1, -2, -5, -0.5, वही फिगर्स आएंगे। सर यहाँ पर ऐसा नहीं है लेस देन 1, इक्वल टू 1, ना ना ना, नो नो नो। यहाँ पर इनका सिंबल पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का पॉजिटिव फिगर्स आएगा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का नेगेटिव फिगर्स आएगा।
सर ये तो आपने पहली बार बताया। क्या ये मैंने ऐसा पहली बार बताया? ऐसा ऐसा इक्वेशन मैंने एक जगह पे और बताया था। कहाँ बताया था? कल ही पढ़ा था। याद करो भाई, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। इनकम इलास्टिसिटी। इनकम वेलोसिटी में देखो, नेगेटिव इनकम वेलोसिटी, तो कोई भी फिगर आएगा तो आगे माइनस आएगा। हेलो, हाँ कि ना? हाँ Yes, sir. हाँ, जीरो में जीरो, पॉजिटिव में सारे फिगर पॉजिटिव होंगे, बराबर ना? तो इधर भी जब आप पॉजिटिव क्रॉस वेलोसिटी बोलते हो तो जो सिंबल्स आएंगे पॉजिटिव होने चाहिए, जब नेगेटिव बोलते हो तो नेगेटिव होने चाहिए। ओके सर, इनका डायग्राम कैसा बनेगा? अब डायग्राम माय एमसीक्यू नंबर 3। मुझे एक चीज बताओ, डायग्राम y एक्सिस एंड x एक्सिस, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट है ना? बताओ कर्व कैसा होगा, बताओ कर्व कैसा होगा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या अपवर्ड स्लोपिंग? अपवर्ड स्लोप। ये कैसे पता चलता है यार आप लोग को इतना? डायरेक्ट। यस, बराबर। अपना वो जो थियोरी था ना स्टार्टिंग में 5 मिनट का, देखा कितना यूजफुल है, हर जगह काम आएगा आपको। नाउ डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, नाउ यहां पर थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट वाई एक्स, यहां पर भी प्राइस, लेकिन यहाँ पे प्राइस ऑफ कार होगी तो डिमांड ऑफ पेट्रोल होगी। बताओ कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोप। Downward. डाउनवर्ड स्लोपिंग। दुनिया का कोई भी बराबर कंसेप्ट ले लो इकोनॉमिक्स का, अगर दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है तो विल गोइंग टू बी डाउनवर्ड स्लोप। एनी डाउट्स? नो सर। बराबर। नाउ यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी खत्म हो चुका है। क्या बात करो सर, 3 ही पॉइंट है? अरे तो पढ़ने के लिए था, और 3 पॉइंट भी नहीं था। प्लीज 3 पॉइंट्स बोल के ना ऐसा अपने आप को शर्मिंदा मत करो गाइस। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डाउनवर्ड, अपवर्ड, क्या ये आपने डिटरमिनेंट्स में नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। पढ़ा था। तो आपको पता है हम क्रॉस में एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? खाली बस ये सिंबल, इसका सिंबल पॉजिटिव होगा, इसका सिंबल नेगेटिव होगा। रेस्ट एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। हेलो, यस सर। बराबर है। अच्छा सर, आपने कहा ना थर्ड को डिराइव हुआ है, हाँ बता देता हूँ, कोई नहीं, अनइम्पॉर्टेंट है। एक है, एक है नाउ, ठीक है, नो रिलेशनशिप। तो नो रिलेशनशिप मतलब कुछ नहीं, बकवास, फॉर अनरिलेटेड गुड्स। एक मिनट, व्हाट इज दिस अनरिलेटेड गुड्स? गाइस अनरिलेटेड गुड्स का मतलब है आप कार की डिमांड को पोटैटो के प्राइस से मैच कर रहे हैं। अगर पोटैटो के प्राइस में कुछ चेंज हुआ तो कार की डिमांड को कुछ होने वाला है? नहीं। No. मतलब मैंने कहा ना, और कोई कैटेगरी है ही नहीं, बस ऐसे ही लिखा है थ्योरी में। ना जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। अरे तो जीरो ही होगा ना यार, कार और पोटैटो का कोई लेना देना है तो मैच ही क्यों करेंगे अपनी जिंदगी में? हेलो, यस। तो उनका मतलब टू अनरिलेटेड गुड्स यू पीपल आर कंपेयरिंग विद। हेलो, तो इनका इसी क्या आएगा? चलो बोलो, अगर किया तो भी बेवकूफी, जीरो। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूजलेस कंसेप्ट है। तो जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो का मतलब आप दो अनरिलेटेड चीजों को कंपेयर करने की कोशिश कर, तो कार की प्राइस बढ़ने से पोटैटोस का क्या लेना देना? कुछ नहीं, तो पोटैटो का डिमांड विल रिमेन सेम। हेलो, यस। नो रिलेशनशिप, अनरिलेटेड गुड्स। तो थर्ड कोई कैटेगरी है ही नहीं एक्चुअली, बट अब थ्योरी में लिखी गई है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो है वो न्यूट्रलिटी है। न्यूट्रलिटी मतलब आप दो अनरिलेटेड गुड्स को मैच करने की कोशिश। ओके, बाय दिस द होल क्रॉस इलास्टिसिटी इज over. Any doubts in this? No. Okay. Now. अब है ना, अब मेरा एक बात सुनना हाँ प्लीज। इनकम इलास्टिसिटी में भी और क्रॉस इलास्टिसिटी में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबसे पहले मैं आपको आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। क्या है ना, जब तक आप चीजों में गलतियां ना करो ना, आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। देखो,
अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कहूं व्हेन, क्रॉस लेते हैं सबसे पहले, फ्रेश वही है ना, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई। अगर मैं कहूं कि प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 5% एंड डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज बाय 10%। हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes, so sir. can you tell me what will going to be your answer? So now, A option 2, B option -2 और दूसरा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे दो चीजें, ये एमसीक्यूज है, मैं बकवास कभी नहीं करता आप लोग के साथ, क्योंकि मेरे को बड़ी मुश्किल से आपके साथ लेक्चर्स मिलते हैं, बराबर ना। सुनना, गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ए ऑप्शन, और गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, बी ऑप्शन। आराम से, मेरे पास मैंने आपको एक ही क्वेश्चन पे दो सवाल क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, तो पहले बताओ आंसर इज 2 और -2। 2. ला 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 ला, हाँ बोलो, 2. 2 आएगा कि -2 आएगा? देखो आंसर 2 है ये मुझे पता है, मतलब 2 मतलब फिगर 2 है, अब पॉजिटिव 2 कि नेगेटिव 2 ये आप बताओ। Positive. -2. -2 प्लस चक्कर खा के गिर जाना है, चक्कर खा के गिर जाना है। हाँ, एक मुझे आंसर आया -2, एक मुझे आंसर आया +2। Substitute. आर यू श्योर इट्स सब्स्टिट्यूट? Yes. हाउ कम यू कैन से? मैंने तो कोई एग्जांपल भी नहीं दिया, मैंने तो x और y बोला है, तुमको कैसे पता ये सब्स्टिट्यूट है? दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. हाँ, क्या बात है यार, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, मजा आ गया। गाइस अब मेरी बात सुनो, आप लोग को अगर ये लगता है कि क्वेश्चन में एग्जाम्पल से पहचानेंगे सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सॉरी बॉस, आप मिस्टेक, आप गलत सोच रहे हैं, बराबर। आपको रिलेशनशिप से पहचानना है कि गुड सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों को कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट. डायरेक्ट। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे यार डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट कुछ को होता है, ओ माय गॉड। अच्छा, सब्स्टिट्यूट है तो आंसर क्या होगा, +2 कि -2? Positive. पॉजिटिव। अबे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो आंसर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सर ऐसा सोचना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अरे चीज समझा? मतलब सुनो, अगर आप ये सोच लो कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपके कैलकुलेशन में माइनस करके आएगा, नो नो, आंसर हमेशा आपको पॉजिटिव ही आएगा। अब उसके आगे आपको माइनस लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपको रिलेशनशिप से समझना होगा। नहीं तो एक्स और वाई क्या होता है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, कभी कभी ये स्मार्ट लोग क्या करेंगे, अब सुनो, हाँ सुनो, प्राइस ऑफ पेप्सी, डिमांड ऑफ कोक। When the price of Pepsi decreases by 10%, demand of Coke increases by 50%. Now, A option. These both goods are complementary or both goods are substitute? Complementary. Pepsi और Coke Substitute. है, Pepsi और Coke है, Substitute good. Pepsi और Coke है। Substitute good. सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? बोलो बोलो, हेलो, यार कुछ तो बोला करो यार, ऐसा बकवास बैठ गया। रिलेशनशिप पे तो कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए ना सर। कॉम्प्लीमेंट्री है, आंसर इज कॉम्प्लीमेंट्री। Complementary. अरे एग्जाम्पल पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, इसमें रिलेशनशिप कौन सा है? Inverse. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को इनवर्स कैसे हो सकता है, वो तो डायरेक्ट होते हैं ना।
Yes, sir. बराबर। लेकिन सर आपने ना एग्जाम्पल तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक्स और वाई ले लूं तो तुम्हारा क्या गया। जब आपको रिलेशनशिप दे देना तो एग्जाम्पल पे नहीं जाने का, रिलेशनशिप को चेक करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, sir. अच्छा, मैं अगर यहाँ पे चिकन और मीट दे देता तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर चिकन और मीट दोनों नॉन वेज है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। पर अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो वेज आदमी हूँ। आई डोंट नो वेदर दे बोथ कैन बी रिप्लेस और नॉट। कोई नॉन वेज वाले को पूछो, इस चिकन एंड मीट सब्स्टिट्यूट। भाई कोई नॉन वेज वाला है तो है, बोलो ना यार, ऐसा मत करो। हाय साशा, आर यू नॉन वेज? साशा, Yes, sir. हाँ तो बताओ ना, चिकन और मीट क्या होता है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये रिप्लेसेबल है? No, sir. नो। बराबर। हाँ, तो अभी देखो, तो है ना, प्लीज मेरा कंक्लूजन ये था, बराबर है, कि गाइस जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्लीज भगवान के लिए रिलेशनशिप पे देखना। डायरेक्ट है तो सब्स्टिट्यूट है, और इनवर्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। हेलो, मैं आपको क्या कन्विंस करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो? हाँ Yes, सर, sir. समझ रहे हो। यस। सर वो तो आपने ऑप्शन में रिलेशनशिप के पे देखा रहेगा तो रिलेशनशिप ना, नहीं तो गुड्स पे नहीं होगा नहीं ना। नहीं, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर एग्जाम्पल में, अगर आपसे एग्जाम्पल वाले ऑप्शंस पूछे हैं तो ऑफकोर्स यू गोइंग टू गो बाय लॉजिकल माइंड। लेकिन जब रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो प्लीज आप एग्जाम्पल को देखकर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री मत बताओ, आप रिलेशनशिप को देखकर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। हेलो, Yes, Yes. sir. चलो मैच्योर्ड हो गए हो अब आप लोग, मजा आ गया। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली ओवर, क्रॉस इलास्टिसिटी इज कंप्लीटली ओवर, बराबर। अच्छा, अब कोई मुझे ये पूछ सकता है, सर हम लोग इतनी सारी इलास्टिसिटियां पढ़ रहे हैं, मतलब काम क्या आती है यार, क्रॉस का क्या काम है? चलो बताओ गाइस, क्रॉस का काम है, आप लोग ये चेक करते हो, आप लोग कॉम्पिटिटर का डिमांड का इफेक्ट चेक करना चाहते हो कि अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस गिराया तो मेरे डिमांड पे क्या असर होगा, या मैंने प्राइस गिराया तो मेरे कॉम्पिटिटर की डिमांड पे क्या असर होगा, मतलब प्राइस एक्स का, डिमांड वाई का। हेलो, तो यहाँ पर Yes. कंपटीशन, प्राइस को चेंज करने से हमारे सामने वाले कॉम्पिटिटर पे क्या असर होगा, वो चेक करने में मदद मिलती है क्रॉस इलास्टिसिटी। हेलो, Yes, sir. ओके, नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी इज ओवर। तो एक बार हम क्रॉस इलास्टिसिटी को ना टिक मार्क कर लेते हैं। कल क्या हुआ मालूम है, कल मैंने आपको सारी चीजें एक साथ टिक मार्क करवाई ना, थोड़ा बाउंस हो गया, मतलब टॉपिक्स खत्म होते चले गए। तो अब हम लोग एक छोटा छोटा टॉपिक खत्म करते जाएंगे और टिक मार्किंग करते जाएंगे। आओ, तो कुछ पॉइंट छूट गया होगा, वैसे छूटता नहीं है मुझसे, छूट सकता है, तो हम उसको भी एक्सप्लेनेशन में ले लेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी दिखा आपको? प्लीज ओपन योर मॉड्यूल्स। किया किया, हेलो, ओपन किया किया, हेलो, मॉड्यूल्स ओपन किया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes. आ जाओ। आपको पहला पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, बराबर, बहुत पकाए हैं ये लोग, ठीक है। और थर्ड लाइन से, क्रॉस डिमांड refers to the quantity of commodity or service which will be purchased with reference to change in price, not of that particular commodity but for other interrelated commodities, बराबर। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैंने उसका सेंस को टिक मार्क कर दिया। अदर थिंग्स शुड रिमेन कांस्टेंट मींस that the income of the consumer and also the price of the commodity in the question remain constant, बराबर। अब देखो, ये है ना, हम लोग कभी एक्सप्लेनेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ टिक मार्क करवा दिया। लेकिन मैंने आपको डिमांड के टाइम पे बताया था, जब आप प्राइस को डिमांड से कंपेयर करते हो, हेलो, Yes, Yes. sir. तो अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। Yes. अच्छा, जब आप इनकम और डिमांड को कंपेयर करते हो, तो प्राइस एंड अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब कोई एक फैक्टर जिसको कंसीडर करते हो ना डिमांड के साथ, बाकी दुनिया सारी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। हेलो, Yes, Yes. sir. ओके। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कुछ नहीं, बहुत पका, देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप अपवर्ड स्लोप है, बराबर। इतना सब एक्सप्लेनेशंस है, खाली एक लाइन, सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड, बस इतना ही, दैट इज पॉजिटिव, बस इतना। सर बाकी का अंदर एक्सप्लेनेशंस है, कोई जरूरत नहीं है यार,
आप लोग तो एमसीक्यू टिक मार्क कर रहे हैं ना, इतना ही पढ़ने का, बाकी तो एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन केस ऑफ ऑपोजिट रिएक्शन को अंडरलाइन करो। एक नया वर्ड मिला है, ऑपोजिट रिएक्शन मतलब इनवर्स। लोग कुछ भी पूछते हैं, मैं तो है ना इन सी इंस्टीट्यूट पे भरोसा ही नहीं करता, बाकी सब एक्सप्लेनेशन है। हाँ, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी एंड द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बस कोई काम का नहीं है, बाकी सब फालतू है। मतलब दोनों ही केस में इनवर्स रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ओके, नाउ इधर आओ, फॉर्मूला कैलकुलेशन अभी करने वाले हैं। मैंने अभी तक किसी का भी कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाया, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, ये देखो यहां पर सारा कंक्लूजन है। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज इन्फिनिटी। प्लीज ये सब अंडरलाइन करना। टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, बराबर। नाउ ग्रेटर देन क्रॉस इलास्टिसिटी, द क्लोजर इज द सब्स्टिट्यूट। और देखो ब्लू में मैंने क्या लिखा है, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, मैंने कहा ना डिराइव्ड हो गया है, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज जीरो। हेलो, यस सर। हाँ, सेकंड पैराग्राफ, इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज पॉजिटिव। एक इधर लिख रहे हैं, एक उधर लिख रहे हैं, भगवान जाने किधर किधर लिख रहे हैं, बराबर। नंबर के साथ में लिखा है। हाँ, पॉजिटिव। अब देखो इसी के अंदर, व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। सर हाँ, यस छवि। सर इसमें ही जो एक बीच में पैराग्राफ है ना जिसमें कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, उसी की लास्ट लाइन समझ नहीं आई। ये दिस इज वाला? बिकॉज एक मिनट, हाँ ये सर, वाला? हाँ सर यही वाला। हाँ, एक मिनट। However, हाँ one सर। need not base the classification of goods on the basis of the above definition. While the goods between which cross elasticity is positive can be called substitute, the goods between which cross elasticity is negative are not always complementary. This is because negative cross elasticity is also found in income effect. The price change is very strong. हाँ, बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इन्होंने खाली कंफ्यूजन के लिए एक नोट लिखा है, कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। बता देता हूँ, हालांकि ये यूजलेस है, इसलिए मैंने टिक मार्क भी नहीं किया, बट एक मिनट रुक जाना। हाँ छवि, द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल फॉर द मैनेजर। हाँ भाई, ये लिख लो, टिक मार्क। मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग चेंजिंग द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट विद सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। टिक मार्क किया? अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है मालूम है, कि अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी में भी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब इधर भी नेगेटिव है और इधर भी नेगेटिव है, ठीक है। उन्होंने कंपैरिजन का स्टेटमेंट दिया, तो बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या है? कुछ नहीं, उन्होंने बोला नेगेटिव इलास्टिसिटी दो जगह पे है, तो हमेशा अगर नेगेटिव इलास्टिसिटी आए ना, तो हमेशा अदर फैक्टर्स में, तो ये मत सोचना कि गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ओनली, बराबर। बट वो अपने लिए यूजफुल यूजलेस स्टेटमेंट है, हम कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले। इन्होंने नोट लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इनकम के साथ जब डिमांड कंपेयर होगी तो हमको ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी की बात हो रही है। यस। तो अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, फालतू है। खैर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नाउ देखो, अब कुछ था क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ने के लिए? कुछ नहीं। ये पैराग्राफ है ना 3 बार रिपीट किए हैं यहाँ, पहले सब्स्टिट्यूट अलग, फिर कॉम्प्लीमेंट्री अलग, फिर दोनों का कंपैरिजन अलग, बराबर। नाउ मैंने आपको ये सारी थ्योरी एक पेज में लिख के दे दी, इससे ज्यादा थ्योरी हो भी नहीं सकती। हेलो, यस। ओके। अब देखो नेक्स्ट इलास्टिसिटी, बराबर, बहुत छोटा सा एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी है। हाँ, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। सर एक मिनट, अब इसमें क्या चेक करोगे ना? प्राइस में हमने प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप चेक किया, हाँ जी सर जी। इनकम में हमने इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप चेक किया, हाँ जी सर जी। क्रॉस इलास्टिसिटी में हमने
प्राइस किसी और का और डिमांड किसी और का रिलेशनशिप चेक किया। हाँ जी सर जी, तो एडवर्टीजमेंट में क्या, तो सुनो, एडवर्टीजमेंट में हम दो चीजों का रिलेशनशिप चेक करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का और उसका इंपैक्ट डिमांड का। ये क्या बात हुई? अरे क्यों नहीं बात हुई भाई? मुझे एक चीज बताओ, कंपनियां एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं? ताकि कस्टमर Higher को पता sales. चले। हायर सेल हो। अब सेल इज फ्रॉम सप्लाई साइड। हेलो, इसको थोड़ा बाहर के पॉइंट से देखो। मालूम है कंपनी एडवर्टीजमेंट्स क्यों करती हैं? ऑफ कोर्स फॉर हायर सेल, बट सेल कब होगा मालूम है? जब मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। हेलो, यस, जब मार्केट में क्या क्रिएट होगी? डिमांड। Demand. हाँ, तो एडवर्टीजमेंट इज डन टू क्रिएट द डिमांड इन द मार्केट या टू इंक्रीज द डिमांड इन द मार्केट। बराबर है? सलमान खान को बुलाओ, शाहरुख खान को बुलाओ, क्रिकेटर्स को बुलाओ, अमिताभ बच्चन को बुलाओ, बराबर है, इनसे प्रोडक्ट दिखवाओ। ये लोग जब बोलेंगे प्रोडक्ट अच्छा है, पब्लिक ट्रस्ट करेगा प्रोडक्ट अच्छा है और सेल बूम मारेगी। सेल बूम मारने का मतलब है डिमांड बूम मार रही है। अरे डिमांड बढ़ेगी तभी तो लोग खरीदेंगे ना। Yes, sir. बराबर? तो मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट का डायरेक्टली असर डिमांड पे है कि नहीं? Yes. यस। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट पे ना कंपनियां 500 करोड़, हजार करोड़ खर्चा करती है। आई ओप्पो एंड वीवो द बेस्ट एग्जांपल, ओप्पो एंड वीवो। हेलो, Yes, sir. यस सर। सैमसंग, पहले नोकिया का जमाना था, नोकिया को खत्म किया सैमसंग ने, सैमसंग को खत्म किया ओप्पो वीवो ने। हालांकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत खर्चा करना पड़ा, क्योंकि ओप्पो और वीवो का जो इमेज था ना इनिशियली, वो था चाइनीज। Yes. बराबर है? अब चाइना के फोन जल्दी से मार्केट नहीं पकड़ते क्योंकि हमारी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन इन्होंने ना गाइस इंडिया में लाखों करोड़, हाँ लाखों करोड़, 1000 करोड़ भी नहीं बोल रहा हूं, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया और सैमसंग के मार्केट को कम किया। बराबर है? आईपीएल में देखो तो ओप्पो वीवो, आप कोई भी दुकान पे चले जाओ मोबाइल के, साला ओप्पो वीवो, मतलब इन्होंने ना मॉल वगैरह हर जगह पे, मतलब इन्होंने, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी मालूम है? साला पब्लिक जहां देखे ना वहां ओप्पो वीवो दिखे। Yes, sir. 3-4 साल में दिमाग में घुस गया ओप्पो वीवो, अब अपने को फील भी नहीं आता है चाइना का। हेलो, Yes. बराबर आता है। ना? इतना एडवर्टीजमेंट क्यों? डिमांड क्रिएट करने, तो है ना। अच्छा, मेरे इस एग्जांपल के अंदर है ना, मेरा जो मेन कोर पार्ट था वो डाइल्यूट हो गया। सुनो, मालूम है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी काम क्या आती है? एडवर्टीजमेंट का खर्चा होने के बाद बिजनेसमैन ये चेक करता है कि मैंने जितना एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है उसका डिमांड पे इंपैक्ट कितना आया, मतलब डिमांड एडवर्टीजमेंट से ज्यादा से बढ़ी कि कम से बढ़ी। हेलो, एडवर्टीजमेंट की sir. वजह से डिमांड ज्यादा से बढ़ी कि, क्या कम sir? और ज्यादा से बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक, और कम से बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? No. इनइलास्टिक। अरे हाँ की ना। तो एडवर्टीजमेंट, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा सिंपल फॉर्मूला है ना, ए इज इक्वल टू, मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या होगा? डिमांड की एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? डिमांड। डिमांड। तो देखो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट। बराबर? अच्छा, अभी है ना थ्योरी में नहीं जाएंगे ना, थोड़ा लॉजिकली सुनो। अगर मैं आपसे कहूं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा और डिमांड, प्लीज, हाँ प्लीज सुनना, एज अ बिजनेसमैन सोचो, कोई थियरी की जरूरत नहीं है, एक अनाड़ी आदमी भी समझ सकता है। नाउ लिसन, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एडवर्टीजमेंट पे 10% खर्चा इंक्रीज किया और मेरा डिमांड 50% से बढ़ा, अमिताभ बच्चन को बुला के ऐसा इमोशनल डायलॉग्स करवाया, लोग इमोशनल होकर मेरा प्रोडक्ट खरीदने लग गए। बताओ, मेरा, अगर मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा 10% बढ़ाया और मेरा डिमांड 50% से बढ़ा, मुझे एक बताओ कि मार्केट में एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट कैसा रहा? अच्छा। सुपर्ब कि ओके? Yes. Superb. सुपर्ब। Superb. हेलो, सुपर्ब कि ओके? Superb. सुपर्ब, बराबर है ना? सब लोग बोलते हो यार 10% एडवर्टीजमेंट खर्चा करने से अगर 5 टाइम्स डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा से डिमांड बढ़ रही है, सुपर्ब इफेक्ट। हेलो,
इट इज अ सुपर्ब इफेक्ट। ये हम बोल रहे हैं, हमारी फीलिंग है, बराबर है। इसे कहते हैं इलास्टिक। ये डिमांड में ज्यादा चेंज हुआ ना, हाँ तो इलास्टिक डिमांड का मतलब है गुड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। हेलो, यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ इसका ये क्या होगा सिंबलिकली। 1 मोर देन 1 लेस देन 1 क्या होगा? मोर देन वन। More than one. कैसे आप ये कैसे कह देते हो? बस लॉजिक है। 50 नहीं, upon 100. लॉजिक नहीं, मुझे बताओ। देखो 50 upon 100. 10. 50 अपॉन 10, सॉरी 10. हाँ, 10. तो 5 आएगा कि नहीं? Yes. इट्स ग्रेटर देन 1। समझ में आया? ओके, नो नो नो, थियरी यही है हाँ दोस्तों, मैं आपको पका नहीं रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा 10% किया और डिमांड में भी इंक्रीज 10% ही आया, सुपर्ब इफेक्ट कि ओके ओके इफेक्ट? Okay. ओके ओके। ओके ओके, बराबर है ना, गुड है ना बैड है, बराबर है। इसे क्या कहेंगे मालूम है? यूनिटरी लॉस। Unitary last. क्या बात है, क्या बात है। मुझे बताओ ये मोर देन 1 Equals इक्वल to टू 1 one. लेस देन 1 इक्वल्स टू वन। Equals इक्वल्स one. टू वन। इक्वल्स टू, बराबर है। नाउ लास्ट 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 लास्ट, नाउ सुनो सुनो सुनो, मैंने डिमांड एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे 10% से इंक्रीज किया, डिमांड 5% से बढ़ा। पुअर इफेक्ट कि सुपर्ब इफेक्ट? Poor. Poor. यस, साला पैसा वेस्ट हो रहा है, मतलब मजा नहीं आया है ना। एड कैंपेन वाज नॉट सक्सेसफुल। कभी कभी कुछ एड्स है ना कंपनियों की बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती है ना, लोग इमोशनली Yes. अटैच नहीं हो पाते। हेलो, यस सर। Yes, sir. यस, बराबर। नाउ इसे आप क्या कहेंगे बोलो? Inelastic. लेस देन वन। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, बराबर। ये क्या होगा? Less than one. Less लेस than. देन इट्स अ वन। पुअर इम्पैक्ट, इट्स ओके ओके इम्पैक्ट। देखो कितना प्रैक्टिकल है यार, एक बिजनेसमैन सोचता तो है अच्छा, मतलब यहाँ पर पैसा वेस्ट हुआ थोड़ा बहुत है ना, ऐसा वसूल एडवर्टीजमेंट नहीं था। हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके, लास्ट लास्ट लास्ट, नाउ मैंने एडवर्टीजमेंट पे 10% खर्चा किया, साला कुछ भी नहीं हुआ। राखी सावंत को बुलाया था ऐड करने के लिए डिमांड में जरा भी चेंज नहीं आया, बोलो क्या हुआ ये? पुअर Poor. कि वेरी बैड? Very Very bad. bad. पुअर से भी खराब। हाँ, मतलब हाँ। एडवर्टीजमेंट में जो भी खर्चा किया होगा तुमने 50 लाख 80 लाख, सारा पैसा क्या हो गया? बर्बाद। सारा पैसा बर्बाद, एडवर्टीजमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। अरे हाँ कि ना, इसे आप क्या कहेंगे? परफेक्टली Perfectly inelastic. इनइलास्टिक, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक, हाँ कि ना, ये इज Yes, इक्वल टू sir. 0। एनी डाउट्स गाइस? नो। No. आपको एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट समझा? यस। Yes. Yes. ठीक है, बस यही तो लिखा है। आ जाओ, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। देखो मैंने जितना टिक मार्क किया है उतना काफी है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, मैं खाली हाईलाइटेड चीजें रीड कर रहा हूं। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन ब्रिंगिंग द अबाउट द न्यू सेल्स। हेलो, क्या चेक कर रहे हैं? इम्पैक्ट। Yes, sir. यस सर। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता ही दिया, बराबर, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो मैंने लिखा ना वहां पे दोस्तों, वो ये है, आप प्लीज इसको टिक मार्क कर लें। फिर मैंने क्या ग्रुप कर दिया है, प्लीज ये टेबल को टिक मार्क कर लें। ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू मोर देन 1 लेस देन 1। एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट, अच्छा अब मुझे बताओ, कोई एक चीज बता दो, हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कोई भी बिजनेसमैन क्यों चेक करता है? अपने वर्ड्स में प्लीज। देखने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट हुआ डिमांड पे। यस, एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट पॉजिटिव रहा कि Negative. पुअर रहा, पैसा वसूल हुआ कि नहीं। 100 500 करोड़ रुपया खर्चा कर दे तो चेक तो करना चाहिए। सीरियल्स जब अच्छे चलते हैं कि खराब चलते हैं, टीआरपी पे
काउंटिंग होती है, हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ एडवर्टाइजिंग ऐसे काउंटिंग है। चलो कॉपी कर लो। अरे कॉपी क्या करना है, टिक मार्क कर लो। सर यस सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट डाली हो और पब्लिक आउटरीच हो गई हो या ऑफेंड हो गई हो, तो डिमांड कम भी तो हो सकता है, तब हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट इट्स अ नेगेटिव एक्सपेंडिचर इम्पैक्ट, नेगेटिव। पर इट्स अ सर यहाँ नेगेटिव। लिखा है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टिपिकली पॉजिटिव, तो मतलब उस चीज को कंसीडर ही नहीं किया। देखो देखो देखो, अरे कंसीडर नहीं, जब मैं कह रहा हूँ चेंज, हम हर जगह पे ना चेंज वर्ड यूज करते हैं, तो व्हेन यू से इंक्रीज, चेंज का मतलब और डिक्रीज दोनों होता है, आप इधर वो भी कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना इंक्रीज का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आपको पॉजिटिव चीजें जल्दी समझ में आएंगी, और आपको ये भी पता है कि एडवर्टीजमेंट हम लोग सेल्स इंक्रीज करने के लिए करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, तुमको समझेगा ही नहीं। तो मेरे को कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, सर एडवर्टीजमेंट करके डिमांड फॉल हो रही है तो फिर एडवर्टीजमेंट कर ही क्यों रहे? अगर आप एडवर्टीजमेंट करके डिमांड फॉल होती है तो वो जो ऑफेंड हुआ है ना, इट्स एन एक्सेप्शन। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. बराबर है। आपको पता है कभी कभी मूवीज में कुछ ऐसे कंसेप्ट आ जाते हैं जिसमें सेंसर बोर्ड, वो आपको ये याद होगा, रामलीला, रामलीला का मूवी, याद है याद है। जब Padmavat. रामलीला रिलीज होने वाली थी ना, तो हिंदू धर्म वालों ने उसको रिलीज ही नहीं होने दी। वो पद्मावत थी शायद से। हाँ, पद्मावत में भी बहुत इश्यूज हुए थे। पद्मावती को पद्मावत किया था बस। हाँ, फिर पद्मावती को पद्मावत किया था, बराबर बराबर। तो गाइस कभी कभी सर एक टेक्निकल सीरियल भी मिस्टेक्स की था, वजह उसको से भी किया था। हाँ एक सीरियल भी था जोधा अकबर करके, उसको भी हाँ किया था। बराबर ना। तो अभी तो हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, वहां पे कोई सेंसर बोर्ड है ही नहीं। चलो ठीक है, बट मेरा 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 एक्सप्लेनेशन अलग लेवल पे चला गया। मैं वापस आता हूँ आपके डाउट को क्लियर करने। अगर आप मुझे ये एग्जांपल कह रहे हैं ना कि एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करने से कभी कभी पब्लिक ऑफेंड हो जाती है, डिमांड गिर जाती है, तो वो एडवर्टीजमेंट का पर्पस नहीं था, वो मिस्टेक थी। समझा यस सर। सर। यस नाउ चल, एनी डाउट्स? और सर नेगेटिव वाला भी एकदम रेयर है ना, बहुत कम आते हैं ना ये वाला। नेगेटिव तो है ना, 0 से 72 है। ये इधर हम लोगों ने वेरी बैड लिखा कि नहीं? हाँ मतलब साला एडवर्टीजमेंट करके भी डिमांड बढ़ी नहीं, तो पैसा वेस्ट हो गया। अब तुम क्या कह रहे हो कि हमने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया लेकिन उल्टा डिमांड फॉल हो गई, तो भाई ये तो आत्महत्या करने वाली सिचुएशन हो गई, वेरी वर्स्ट हो गई, यस सर। है ना? तो अभी उसको एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि कंपनी का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता। एडवर्टीजमेंट का मतलब ही है कि सेल को बढ़े, अब वो बढ़े या ना बढ़े वो उसका काम नहीं है। हेलो, Yes, sir. एडवर्टीजमेंट इनकम कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Okay. Now, after this, So I had a doubt. Yes, Is it Janvi. possible that sometimes the product is so aware among the public even if it is not advertised that much, like the advertisement expenditure is decreased, but the demand will still increase or remain the same? Yes, it is possible. In fact, मैं जानवी आपके स्टेटमेंट को ऐसा बोलता हूँ कि if product बराबर, if awareness of product is huge, people know about that, बराबर है, तो कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी ही नहीं। जैसे आई एम टेकिंग वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू, ऐसी दिमाग में आ गया, टाटा नैनो। यस सर। टाटा नैनो वर्ल्ड में सबसे सस्ती गाड़ी, 1 लाख रुपए में, किसी ने नहीं सोचा था, बराबर है, Cheapest car. बराबर है। टाटा नैनो का इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा, इतना न्यूज आया, 1 लाख रुपए में 4 व्हीलर आने वाली है, 1 लाख रुपए में 4 व्हीलर आने वाली है, बराबर है। उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट किया ही नहीं, यस सर। बराबर है। जानवी, आर यू सेटिस्फाइड? Yes, sir. Understood. यस। लेकिन टाटा नैनो का मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया ना, इसके लिए उनका सेल बाद में बहुत गिरा, फॉल्स और आज एडवर्टाइजमेंट टाटा हो गया। नैनो की इमेज, इवन दो सस्ती गाड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा, बहुत कम लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा नैनो की इमेज है ना चीप गाड़ियों में आ गई है, बराबर। मतलब देखो हम लोग गाड़ियां क्यों खरीदते हैं? टू डिक्लेयर द स्टेटस,
Yes, yes. कार इज अ Sir. स्टेटस Lux- बॉस. हेलो, Luxury item. कार इज अ स्टेटस. हेलो, Yes, sir. बराबर है. हाँ, तो टाटा को है ना, उन्होंने टाटा नैनो को रिक्शे से कंपेयर करना शुरू कर दिया, पब्लिक टैक्सी से कंपेयर करना शुरू कर दिया, तो पब्लिक ने खरीदा ही नहीं कि यार खर्चा करके भी अपना स्टेटस नहीं बन रहा है. तो इसलिए उन्होंने ना, इसलिए डिमांड जितनी बननी चाहिए थी ना, बन नहीं पाई दोस्तों. तो उसके बाद में ना एनालिस्ट लोगों ने कहा था कि टाटा नैनो का सबसे बड़ा गलती है कि उसने एडवर्टाइजमेंट करके उसके इमेज को इम्प्रोवाइज नहीं किया, पॉजिटिव इमेज बनने ही नहीं दी. एडवर्टाइजमेंट नेगेटिव इमेज बन गई. नेगेटिव इमेज बनती चली गई और टाटा नैनो ने सोचा कि यार सस्ती गाड़ी निकाल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा क्यों करें, वैसे ही बहुत पॉपुलर हो रहे हैं हम लोग. तो बैंड बज गई उन लोगों की. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बराबर. दीज ऑल आर न्यूज नॉट रिलेटेड टू द, मतलब इट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, बट एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला. बट अच्छी बात है कि हम प्रैक्टिकल डिस्कशंस कर रहे हैं, मजा आ रहा है. गाइस, अब बताओ, आपको चारों इलास्टिसिटी समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने इलास्टिसिटीज कंप्लीट की, लेकिन इलास्टिसिटीज कंप्लीट नहीं हुई है. हमने अभी तक सिर्फ थ्योरी कंप्लीट किया, कैलकुलेशंस बाकी है. बाकी. बाकी है मेरे दोस्त. तो अब मेरी बात सुनो. नाउ 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 अब मैं ना चारों को तीनों को कंपेयर करने वाला हूँ. चौथे का कैलकुलेशन नहीं आता है. हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ा, ये बराबर, उसको देखो कंपेयर करूंगा ना तो चीजें दिमाग में छप जाएंगी और आपको लगेगा इतना सही कंसेप्ट है. ये मॉड्यूल में तो क्या है, ऐसा जगह जगह पे फैला के दिया है कि पूछो मत. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज वी हैव लर्न. प्राइस, पहले इंडेक्स देखो, दिमाग में पिक्चर बनाओ. प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी. बराबर है. नाउ प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेथड्स का इंडेक्स लिख रहा हूं, बाद में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ. वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड. तो व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनेट? अरे अभी अभी सॉल्व किया ना परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड मतलब फुल ऑन कैलकुलेशन. नाउ अनदर वन इज पॉइंट मेथड एंड द थर्ड वन इज टोटल आउटले मेथड. ये ऐसा इसमें पढ़ा है क्या? नहीं आया है अब तक ये टॉपिक. नहीं सर. नहीं नहीं, जिन लोगों ने किया है उन लोग की बात कर रहा हूं. इनकम इलास्टिसिटी में सिर्फ एक ही मेथड है, परसेंटेज मेथड. दूसरा कोई मेथड नहीं है. क्या बात कर रहे हो? हाँ, सारा टंटा प्राइस का ही है. क्रॉस इलास्टिसिटी में भी सिर्फ एक ही मेथड है, परसेंटेज मेथड. देयर इज नो अदर मेथड. तो अपने को आज 1 2 3 4 5 कैलकुलेशंस पढ़ने हैं. और जैसे ही हम ये 5 कैलकुलेशंस पढ़ लेंगे, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर एक एक पॉइंट के साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. हेलो, Yes, sir. ओके. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें प्राइस. प्राइस का फर्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनल. पहले इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम टोटल आउटले करेंगे, फिर पॉइंट मेथड करेंगे. और ये हो गया ना तो इनकम और क्रॉस को 5-5 मिनट लगने वाला है. ओनली 5-5 मिनट्स. ये रेसिडुअरी कैटेगरी है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो आ जाओ, पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी देख लेते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड. अब देखो, प्लीज समझना जरा. इसका फॉर्मूला है परसेंटेज का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस. बराबर है. लेकिन प्राइस की एक खास बात है, डिमांड अगर एक्स का है तो प्राइस भी एक्स का ही है. हाँ प्लीज, अगर एक्स और वाई हो जाता तो क्रॉस. हाँ बराबर बराबर. अब है ना, इसको इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड. तो अब ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगी? तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू 100 कर चुके हैं, बताऊंगा. अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100. अब देखो, न्यूमरेटर क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. हेलो, यस. तो पहले मुझे डिमांड का परसेंटेज निकालना पड़ता है. यस. बराबर. अच्छा, कैसे?
ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बस दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे पता है, इससे तो मैंने फिगर्स लिए थे। नाउ गाइस, जब मैंने आपको फिगर्स समझाए थे तो मैंने आपसे पूछा था प्राइस में कितना % का चेंज और डिमांड में कितना %। तो मेरी बात सुनना, 100 डिमांड थी और 99 हो गई, एक से डिमांड गिरी थी, यस बराबर है, तो आपने उसको क्या कहा था, 1% चेंज। हेलो, Yes, sir. यस सर तो आपको ये 1% कैसे आया था मुझे बताओ, इधर ही बताओ। तो देखो आपने क्या लिया था, 1, अरे डिमांड 1 से फॉल हुई ना, Yes, sir. अपॉन 100 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। हेलो, पता है तो 100 कैंसिल, तो कहने से 1 आ जाएगा, यस तो हाँ इट्स 1%। अब देखो ये क्या लिखा हम लोग ने, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, प्लीज इधर आओ, हर एक चीज का लॉजिक समझ लेना। चेंज इन क्वांटिटी मतलब 1 अपॉन क्वांटिटी 100 इंटू 100, तो यू विल गोइंग टू गेट 1%, हाँ बराबर, अपॉन, यस अब नीचे का प्राइस का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो वापस उसी पे आता हूं, कौन सा थियरी था, हाँ ये रहा। अब मुझे बताओ 10 और 11, प्राइस 10 से 11 हो गया, 1 रुपए से बढ़ा, हाँ यस 10%. 1 रुपी से, लेकिन डिनोमीटर में क्या लोगे, 10 लोगे कि 11 लोगे, 10. 10, अरे बेस तो वो था ना, ओल्ड क्वांटिटी वही थी ना, 10 इंटू 100, तो कहने से 0 0 कैंसिल, तो इट बिकम 10%। Yes. यस यस, तो नीचे प्राइस देखो, प्राइस का भी फॉर्मूला सेम, अपॉन बराबर 1 रुपी अपॉन 10 इंटू 100, यू गेट द 10%। तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं, यस Yes. बराबर। नाउ तो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज डन। तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इंटू 100, दोनों का चेंज निकालेंगे, दोनों का परसेंटेज निकालते हैं, बराबर। अब बट फॉर्मूला ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उसको आगे डेरिवेशन पे लेके जाते हैं, 100 गेट कैंसल्ड, बराबर। तो आगे क्या बनता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ये तो न्यूमरेटर ही है। यस सर अब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो आप लोग मैथ्स मुझसे अच्छा जानते हो, तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा कि नहीं, P upon Yes. प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, Change दिस in इज price. योर एक्चुअल फॉर्मूला। हम हमेशा कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, Okay. बराबर। अच्छा सर, ये फॉर्मूला में है क्या, कुछ नहीं, चेंज का मतलब है ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, और खाली क्वांटिटी का मतलब ओल्ड क्वांटिटी, और प्राइस का मतलब ओल्ड प्राइस, और चेंज मतलब ओल्ड माइनस न्यू। सर हमको नहीं समझा, व्हाट यू आर सेइंग, बताता हूँ। आप इधर ही आओ, आपको सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में समझ में आता है, मुझे पता है, वर्डिंग्स हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पर 1 कैसे लिया, कोई मुझे बताएगा, 100 माइनस 99 किया कि नहीं, Yes. Yes, तो ये मेरा ओल्ड क्वांटिटी था और 99 इज माई न्यू क्वांटिटी, तो ओल्ड माइनस न्यू 1 आएगा ना। Yes. अच्छा, और नीचे 100 लिया, 100 मतलब ओल्ड वन, हेलो, Yes. yes, तो ओल्ड माइनस न्यू इज नथिंग बट दोनों का डिफरेंस रेट, कितने से बड़ा और कितने से कम हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, Yes. ओके। तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका डेरिवेशन यहाँ पर है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। एनी डाउट्स, No. ओके सर, तो हम लोग को इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, गाइस कोई भरोसा नहीं है। नाउ आप लोग, अगर आपको ना 3 टाइप के सम्स आ सकते हैं, सुनना, कुछ सम में आप लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हालांकि ये तीनों एक ही है, कुछ सम में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, और कुछ सम में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो सर हम पहचानेंगे कैसे कि तीनों में से क्या यूज करना है, बताता हूं, आपके मॉड्यूल में ही बता देता हूं, फिर सम्स तो हम बाद में करेंगे। आओ प्राइस इलास्टिसिटी पे आ जाओ जरा, मॉड्यूल में लिटरली उन बेचा, ये देखो ये देखो ये देखो, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस तो किया ही था, पर आ जाओ, ये देखो इलिस्ट्रेशन 1, तीनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से दिया है ना। इधर देखो इन्होंने क्या क्या दिया है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 to ₹4, हेलो, Yes.
दो प्राइस दी है, 6 इज ओल्ड प्राइस एंड 4 इज न्यू प्राइस. 6 से 4 पे आ रहा है. हेलो. Yes, yes. Okay. And quantity demanded for goods is increases from 10 units to 15 units. New quantity is 10 and old quantity is 15. Yes, sir. हाँ, तो जब आपको ना ओल्ड और न्यू सारी क्वांटिटीज दे और ओल्ड और न्यू प्राइस दे, 4 फिगर्स दे, तो आप समझ जाना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना. दिस वन, छोटा ओल्ड वाला. माइनस न्यू अपॉन ओल्ड. ओके. Yes. ओके. अब देखो दूसरा कैलकुलेशन उन्होंने करके दिया. ये देखो यही फॉर्मूला उन्होंने यूज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, 1.5 आंसर आ गया. अब देखो सेकेंड इलिस्ट्रेशन, इसमें ना आपको क्वांटिटी ओल्ड न्यू कुछ नहीं देंगे, सीधा परसेंटेज देंगे. अब 5% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 15% रेज इन डिमांड. कुछ ओल्ड न्यू करके कोई नंबर्स है? No. नो. No. डायरेक्टली परसेंटेजेस है. Yes. Yes. अरे तो जब डायरेक्टली परसेंटेज है तो इट्स क्वाइट लॉजिकल आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. Yes, sir. सेकेंड वैरायटी ऑफ एमसीक्यू. हेलो. Yes, sir. तो डायरेक्टली परसेंटेज देना तो सीधा परसेंटेज डिवाइड बाय परसेंटेज कर देने का. अच्छा, ये देखो इन्होंने सीधा यही कर दिया, 15 डिवाइड बाय 5. सर एग्जाम्पल 1 में वो लोग ने -1 कॉम वो ऐसा साइड में लिया है, उसका लॉजिक क्या है? क्या -1 कॉमो? देखो सर ब्रैकेट में माइनस का साइन स्टार्टिंग में. क्या माइनस का साइन? Sir, first term में solution First में का price solution. elastic equals to minus. अच्छा, ये नेगेटिव लिया है ना. हाँ. Yes, हाँ. sir. अरे तो प्राइस और डिमांड को कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स. इनवर्स का मतलब ही क्या हुआ? माइनस. बराबर ना. लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी में हम कभी भी नेगेटिव यूज नहीं करेंगे साइन, क्योंकि सारे इनवर्स है. हेलो. Yes, sir. Yes. बराबर ना. ओके. अब इधर देखो थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है. नहीं सॉरी, थर्ड इलस्ट्रेशन देखो. इसमें ना जनरली अभी प्लीज समझना, आप ईपी इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हो तो यू फाइंड ईपी, राइट? यस. अब इसके अंदर ईपी दिया हुआ है. देखो द प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60. इट्स ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस. गाइस यस. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इफ द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज 1.5, मतलब यहां पर ये फॉर्मूला यूज करते जरूर है और ये फिगर निकाला जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने ये फिगर देके रखा है. यस. बराबर. एंड व्हाट दे हैव गिवन, द ओरिजिनल क्वांटिटी इज 30 यूनिट्स, मतलब ओल्ड क्वांटिटी देके रखी है. कैलकुलेट द Yes. न्यू क्वांटिटी, तो यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर. करेंगे कैलकुलेशन सारे करेंगे. तो सर इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? गाइस ये वाला, सेकंड वाला. तो कभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी हम सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन है तीनों एक ही डेरिवेशन. हेलो. Yes, sir. पक्का लॉजिक समझ गए? ओके ओके ओके. तो प्रोपोर्शनल मेथड आपको समझ में आया? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. एनी डाउट्स? नो. ओके. तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल मेथड देखो यहां पर है, आपको चाहिए तो आप इसको टिक मार्क कर सकते. मैंने हाईलाइट करके रखा है, कल शायद मैंने हाईलाइट नहीं करवाया होगा. ये देखो कराया था. करवाया था. ठीक है. फर्स्ट सेकेंड ये डेरिवेशन. ठीक है. अब आ जाओ प्राइस इलास्टिसिटी में सेकेंड मेथड. ये कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं, टेंशन मत लो, पहले खाली थ्योरी समझो. तो परसेंटेज मेथड में कोई डाउट्स? No. नो. sir. ओके. अब आ जाओ नेक्स्ट मेथड इज टोटल आउटले मेथड. पहले हम टोटल आउटले लेंगे फिर पॉइंट लेंगे. टोटल आउटले मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब मेरी बात सुनो. टोटल आउटले मेथड क्या है? इकोनॉमिस्ट ने टोटल आउटले मेथड जो बनाया है उसमें उन्होंने ना प्राइस और डिमांड को कंपेयर नहीं किया. उसमें इकोनॉमिस्ट कहता है कि हम इसमें प्राइस को एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर करें.
प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। सर एक मिनट, अभी तक तो आप कह रहे थे प्राइस और डिमांड, प्राइस और डिमांड। एक मिनट, जब आप डिमांड करते हो तो आप उसको परचेज करते हो, यस, परचेज करते हो तो आपका क्या हो जाता है? खर्चा। खर्चा। तो खर्चा इज इनडायरेक्टली डिमांड ओनली ना? Yes. यस यस यस। तो कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा कि हमें लोग है ना कैलकुलेशन से ना जाकर ओरली सिर्फ रिलेशनशिप को देखकर भी है ना बता सकते हैं कि डिमांड इनइलास्टिक है, इलास्टिक है कि यूनिटरी है। क्या बात कर रहे हो? यस। तो टोटल आउटले मेथड, आउटले का मतलब ही एक्सपेंडिचर होता है। हम सर एक्सपेंडिचर, हाँ बोलो। सर डिमांड तो क्वांटिटी का ना, और एक्सपेंडिचर अपना पर्सनल लाइफ का हुआ, तो फिर वो दोनों में रिलेशन कैसे हो गया? एक मिनट, इधर आओ। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सुनना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, दीज आर माई प्राइजेस। हेलो, यस सर। मेरा प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा इंक्रीज। है। तो डिमांड क्या होगी? फॉल। Increase. फॉल। 8 7 6 5 4 3 2 1, इनवर्स रिलेशनशिप है। हाँ। तो Yes. मेरी बात सुनो, अगर आपको प्राइस और डिमांड का ही रिलेशनशिप निकालना था तो प्रोपोर्शन मेथड क्या बुरा है? ओके यस सर। ओके। ओके। अब किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि आप एक काम करो, डोंट रिलेट प्राइस विद क्वांटिटी, रिलेट विद एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज एक्सपेंडिचर? तो सुनो लॉजिकली, जब प्राइस 1 रुपी है तो मैं कितनी चॉकलेट्स डिमांड कर रहा हूं? 8। 8 चॉकलेट्स। तो मैं 8 चॉकलेट्स खरीदने वाला हूं, तो मेरा कितना खर्चा होएगा? 8। 8 रुपीज का। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट्स प्राइस इनटू क्वांटिटी। हेलो, यस जब सर। 1 रुपया और मैं 8 चॉकलेट्स खरीदने वाला हूं तो मेरा 8 रुपीज का खर्चा होगा। यस सर। यस। Yes. 2 रुपीज से मैं 7 चॉकलेट्स बाय करने वाला हूं, मेरा खर्चा कितना होगा? 14। 3 रुपीज से मैं 6 चॉकलेट्स खरीदने वाला हूं, मेरा खर्चा कितना होगा? 18. 18। 18। 4 रुपीज से 5 चॉकलेट्स परचेज 20. करने वाला हूं, 20। 20 रुपीज का खर्चा। 5 4 जा 20. 20। 20, 6 3 जा 18. 18, 18। 7 2 जा 14. 14, 8 1 जा। आप समझा आपको खर्चा किधर से निकला? डिमांड से। हेलो, सर पर क्वांटिटी डिमांड में देखो सर के वो फॉल हो रहा है, और इसमें ये पहले इंक्रीज होता है एक्सपेंडिचर और अरे फिर मेरी फॉल बात होना सुनो चालू ना, होता तुम रिलेशन पे मत जाओ। आपको ये समझ में आया कि डिमांड से ही एक्सपेंडिचर निकला है? है। हाँ। हाँ। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि टोटल आउटले मेथड में हम क्वांटिटी को रिलेट नहीं करेंगे, वी विल गोइंग टू रिलेट प्राइस विद एक्सपेंडिचर। और उससे भी हम पता लगा सकते हैं डिमांड इज इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर करना है तो आप परसेंटेज मेथड ले लो। अगर आपको एनालिसिस बिना कैलकुलेशंस में जाए कंपैरिजन करना है तो आप एक्सपेंडिचर के साथ प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। ये उन्होंने थ्योरी निकाली है, बराबर। अब देखो उनकी थ्योरी क्या कहती है, प्लीज सुनना। मैं पूरा का पूरा यहीं पे लिख दूंगा, जो उन्होंने 4 पैराग्राफ में लिखा है वो मैं 3 से टेबल में कवर कर लूंगा। सिर्फ सुनना, सिर्फ सुनना। अब देखो आपको एक ट्रेंड दिखेगा, प्राइस और एक्सपेंडिचर। मैं क्वांटिटी डिमांड की बात ही नहीं कर रहा हूं, बराबर ना। देखो मेरा प्राइस 1 से 2 से 3 हुआ, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यस। और मेरा खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, 8 14 18 अप टिल, यहां तक देखो आप, अप टिल 3 प्राइस 3 रुपीज। मेरा प्राइस बढ़ते जा रहा है, मेरा खर्चा ही बढ़ते जा रहा है, 8 14 18। हेलो, यस सर। हाँ। तो कोई मुझे बताएगा कि प्राइस और एक्सपेंडिचर है विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट। थैंक यू, डायरेक्ट रिलेशन। चलो बहुत अच्छी बात। अब है ना थोड़ी देर के बाद आप इस ट्रेंड को बदलते देखोगे।
मेरा प्राइस बढ़ रहा है 4 to 5, हेलो, यस सर, बराबर है, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर देखो दोनों 20 है, माई एक्सपेंडिचर नो इज कांस्टेंट, रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप। नो बराबर है। रिलेशन, तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? नो रिलेशनशिप। नो रिलेशन। ये थ्योरी मैंने नहीं बनाई है, ये थ्योरी इकोनॉमिक्स वगैरह बनाई है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो प्राइस बढ़ते ही जा रहा है 6, 7, 8, लेकिन इंस्टेड मेरा खर्चा बढ़ रहा है, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज हो रहा है मेरा खर्चा डिक्रीज हो रहा है। देखो 18, 14 और 8, यस सर, विच रिलेशनशिप? इनवर्स इनवर्स। क्या बात, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, ये वाइस वर्सा भी, हाँ सर, वाइस वर्सा मतलब आपने तो खाली यही बताया कि प्राइस और एक्सपेंडिचर बढ़ते ही जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको ये बताया प्राइस और एक्सपेंडिचर, प्राइस अगर बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस अगर कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम भी होगा, वाइस वर्सा। सर वो तो आपने बताया नहीं वाइस वर्सा, ये देख लो। अब आपने 1 to 3 देखा ना, हाँ, Yes. 3 to 1 चले जाओ। अगर मैं 3 to 1 ले लूं तो 3 से 2, 2 से 1, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 18 से 14, 14 से 8, हेलो यस सर, वाइस, अरे उल्टा देख लो ना यार, तो वाइस वर्सा भी हाँ दिख सर। जाएगा, बराबर। ओके, इधर क्या हो रहा है नो रिलेशनशिप में? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस बढ़े या कम हो, एक्सपेंडिचर इज सेम। यस सर, अच्छा, इनवर्स में क्या हो रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में? ना, प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रही है, और वाइस वर्सा, अगर कम होगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एनी डाउट्स? नो, हाँ, अब सुनो इकोनॉमिक्स ने क्या कहा। इकोनॉमिक्स कहता है जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो ना, तो ये समझ जाना कि डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर, लेस देन 1, हेलो। Yes, sir. और फिर इकोनॉमिक्स ने कहा अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशनशिप ना हो, मतलब प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो समझ जाना डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। मतलब ईपी इज इक्वल टू जीरो। 1। सर चेंज नहीं हुआ तो फिर जीरो आएगा ना? अरे भाई, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं हुआ है, डिमांड में तो चेंज हुई है ना, 5 का 4 यार, हाँ हाँ, तो जीरो कैसे आ सकता है? जीरो तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। डिमांड में तो चेंज है ही ना, खर्चे में नो चेंज है। यस सर, नाउ तीसरी बात इकोनॉमिक्स ने कही, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप हो तो समझ जाना डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। इलास्टिक। मतलब ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। अरे हेलो सर, एक मिनट, ये ना आपने हमको है ना बस लिखवाया है, समझाएगा कौन? मैं करूंगा ना, डोंट वरी। पहले मैं हेडिंग तो डाल दूं, रिलेशनशिप एंड इलास्टिसिटी। आपको पता है टोटल एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फाइन गाइस। नहीं नहीं सर, आपने जो लिखा वो सब कुछ ठीक है, बट वी आर नॉट कन्विंस्ड, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको कन्विंस किया भी नहीं, कन्विंस करता हूं। इसको छोड़ दो, एक बात मुझे बताओ, जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई का मतलब प्राइस बढ़ती है, हेलो प्रैक्टिकली गाइस, फाइन, सर 5 मिनट को आ रहे सर। आ रहे हैं। हाँ आ रहे। सर हाँ बोलो। सर आप वो रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं डालते हो? हाँ, ऑफिस का सर लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें यूट्यूब में डाल देना ना, ताकि हम लोग ऐसा वीडियो डाउनलोड मार के देख सके।
ऐप पर से डाउनलोड नहीं मार सकते ना तो वीडियो उसकी। लीक हो जाएगा ना। सीए का कोर्स फ्री में यूट्यूब में सीख लो। सर वो नेट का कभी कभी प्रॉब्लम रहता है ना, तो ऐसा डाउनलोड मार के रख देता हूँ। लगता है वीडियोस लीक हो जाएंगे ना फिर। आ जाओ, चलो अब प्लीज जरा लिसन, अंडरस्टैंड। टोटल आउटले में अभी मैं आपको ये समझाने वाला था कि क्यों ऐसा, सर प्राइस और एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इनइलास्टिक डिमांड कैसे हो सकती है? हेलो, यस और सर। प्राइस और एक्सपेंडिचर को नो रिलेशनशिप है तो यूनिटरी इलास्टिक कैसे हो सकता है? और प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो इलास्टिक डिमांड कैसे हो सकती है? बराबर ना, जरा देख लेते हैं। अब सुनो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये सिर्फ प्रैक्टिकली समझेगा ना। पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ना मतलब प्राइस बढ़ना, यस, तो मुझे बताओ महंगाई जब बढ़ती है तो लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ता है कि कम हो जाता है? बढ़ता है। बढ़ जाता है। हाँ, ये सबको पता है, इसके लिए सीए करने का जरूरत नहीं है, सबको पता है। हेलो, हाँ, यस। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, प्लीज सुनना। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ना। हेलो, यस सर। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, हाँ कि ना? हाँ। यस, तो सबके साथ होता है, बराबर है, ये नॉर्मल है, नेचुरल है। मालूम है इकोनॉमिक्स क्या कहता है? जब महंगाई बढ़ती है और खर्चा बढ़ता है ना, दिस मीन्स इट्स एन, आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड इनइलास्टिक, ये वाला। जब महंगाई बढ़ती है और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपका प्रोडक्ट पे डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। हाँ सर, महंगाई बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ा, तो इनइलास्टिक कैसे? बताता हूं। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर महंगाई के बढ़ने से खर्चा बढ़ा है, इसका मतलब आपने डिमांड को जरा भी कम नहीं किया। नहीं किया। तो डिमांड को कम नहीं किया तो डिमांड में नो चेंज ना, यस सर। या यस फिर सर। डिमांड में बहुत लेस चेंज, बराबर, तभी तो खर्चा बढ़ गया। तो जब आपके यस, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है तो लेस चेंज इन डिमांड मतलब इनइलास्टिक हुआ कि नहीं? यस सर। यस। अब है ना, इसका उल्टा पढ़ते हैं तो थोड़ा और कन्विंस हो गया, एबनॉर्मल पकड़ते हैं। अगर इनकम बढ़े, सॉरी प्राइसेस, महंगाई बढ़े और खर्चा कम हो जाए, कभी ऐसा हुआ है? बहुत कम। बहुत बहुत कम। आपको पता है ऐसा कब होता है? साला महंगाई बढ़ रही है और कुछ तो बोलते हैं महंगाई में हमारा खर्चा कम हो रहा है, हाउ कम दैट इज पॉसिबल? सुनो, इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों के खर्चे कम हुए हैं तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनकी डिमांड ड्रास्टिकली कम कर दी उन्होंने। मतलब मैं आज तक, बराबर है, मान लो कि 2 kg वीट खरीद रहा था, बराबर है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई कि मैंने 2 kg से सीधा 500 ग्राम्स कर दी। अब महंगाई बढ़ने से हमेशा खर्चा बढ़ता ही है कि हम डिमांड को कभी कम नहीं कर पाते, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। लेकिन महंगाई की वजह से अगर डिमांड कम हो गई है, सॉरी खर्चे कम हो गए, ये तो तभी पॉसिबल है जब तुमने डिमांड को बहुत ही ड्रास्टिकली कम किया होगा। हेलो, यस सर। तो डिमांड को ड्रास्टिकली कम करने का मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज, यस सर। बराबर, तो इट्स कॉल्ड इलास्टिक। डिमांड में ज्यादा चेंज किसे कहते हैं? सर लेकिन ये वीट वगैरह तो नेसेसिटी है, उसमें तो मुश्किल है ना, बाकी नहीं, वीट luxury- छोड़ दो ना यार, अरे वीट वॉज वो वन ऑफ द एग्जाम्पल था, वीट वॉज अ नेसेसिटी, उसको छोड़ दो। लेकिन लग्जरी गुड्स की डिमांड्स बहुत हाईली कम हो जाएंगी। हाँ वही। सर। नहीं तो यार, महंगाई बढ़ने से हमेशा खर्चा बढ़ता ही है। थोड़ा खर्चा कम हो गया इसका मतलब उसने वो खरीदना छोड़ ही दिया होगा, तभी तो डिमांड कम हो, नहीं तो महंगाई में हमेशा खर्चा बढ़ता है, कम कैसे हो सकता है? कम होने का रीजन एक ही हो सकता है, तुमने उस डिमांड को कंप्लीटली छोड़ दिया। छोड़ ही दिया होगा। तो डिमांड को कंप्लीटली छोड़ देने का मतलब है डिमांड में ज्यादा चेंज आना, यस सर। और इकोनॉमिक्स में डिमांड में ज्यादा चेंज को क्या कहते हो? इलास्टिक। इलास्टिक। तो यहां पर देखो, अगर महंगाई बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है, बराबर है, उल्टा मतलब ये तो तभी पॉसिबल है जब तुमने उस डिमांड को छोड़ ही दिया हो, ना मतलब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया होगा,
दैट्स कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक। हेलो, यस सर। अच्छा, अब सर इनलास्टिक और इलास्टिक का डेफिनेशन लॉजिक समझा? इकोनॉमिक्स ऐसी थियरी क्यों बनाई? यस सर। ओके, अब नो रिलेशनशिप देखो। नो रिलेशनशिप का मतलब है आपका प्राइस बढ़े या कम हो, आपका खर्चा कांस्टेंट ही रहता है। हेलो यस सर। सर, ये कैसे पॉसिबल है बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बजट को फिक्स रखते हैं कि यार प्राइस कुछ भी हो मार्केट में, मेरे पास 100 रुपए ही है खर्चा करने को। ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा तो ज्यादा खरीद लूंगा, कम क्वांटिटी मिलेगा तो कम। कम। तो कुछ लोग का बजट फिक्स होता है, मेरे पास 100 रुपीज ही है पॉकेट में, तो महंगा हो या सस्ता हो इट डजंट मैटर, मेरे पास कितना पैसा है 100। तो आई कैन स्पेंड हाउ मच 100। तो इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर प्राइस बढ़ने से या कम होने से एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, इसका मतलब उसके लिए उस प्रोडक्ट की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग का बजट फिक्स होता है, बराबर है। हेलो, अरे लॉजिक समझा? यस सर। ओके सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। तो Doubt ये बोलो। जो तो ये डिमांड का अपन इलास्टिसिटी फाइंड हो रहा है या कि एक्सपेंडिचर का? क्योंकि डिमांड पे देखो सर 5 से 4 तो हो रहा है ना, तो ड्रॉप तो हो रहा अरे है। बट खर्चा सेम रह रहा है ना, तो सेम प्रोपोर्शनेट में हो रहा है ना। आप देखो 5 और 4, चलो आप डिमांड का प्रोपोर्शनेट निकाल दो, 5 और 4 और 5 और 4, तो परसेंटेज तो सेम ही रहा ना, हाँ। तो इक्वल टू 1 ही आएगा ना। यस सर। अरे बाबा, लगभग एक्सपेंडिचर के लिए इट्स इक्वल टू 1। अरे बराबर है ना। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बजट फिक्स रख लेते हो कि मैं इतना ही खर्चा करूंगा, क्वांटिटी कम मिलेगी तो कम, ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा, उसके लिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, बराबर। और बहुत सिंपल सा लॉजिकल भी है। तो देखो, दिस इज कॉल्ड टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले में आप लोगों ने एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ कंपेयर किया, हालांकि रिलेशनशिप डिमांड का ही है। हेलो सर पर आप बोल रहे हो ना कि 100 रुपए में अगर कम क्वांटिटी मिली, कम ज्यादा तो क्वांटिटी तो चेंज हो ही रही है ना, अरे तो फिर क्वांटिटी तो इक्वल। चेंज हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है ना यार। अच्छा, आपको रिलेटिवली इलास्टिक और इलास्टिसिटी इलास्टिक पे कोई इलास्टिसिटी प्रॉब्लम तो है? डिमांड का है ना सर। यूनिटरी देखते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक और इलास्टिक में कोई प्रॉब्लम है? नो। हाँ, तो यूनिटरी इलास्टिक पे वैसे भी कोई डिसीजन लिए नहीं जाते, बराबर। यहाँ पे और यहाँ पे आपको समझ में आ गया? यस। यस सर। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक बराबर ना। हम कंक्लूजन वैसे भी मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो इलॉजिकल चीजें हैं। हेलो, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखो ये जो टेबल बनी है ना, दिस इज आर योर एमसीक्यूज। अब मालूम है इस एमसीक्यूज, सर इसमें एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे, तो सुनना, इस टेबल को मैंने उसी के बेस पे बनाया। ये स्मार्ट लोग क्या करेंगे मालूम है? देखो देखो देखो, प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर, बराबर, और इलास्टिसिटी। प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर और इलास्टिसिटी, ये तीन में से हमेशा कोई दो चीज देंगे और एक गायब कर देंगे। वन थिंग विल बी द एमसीक्यू। मतलब बताता हूं, सुनना सुनना सुनना, एमसीक्यूज में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, बताओ विच इज द इलास्टिसिटी? अरे जल्दी बोलो। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, बताओ इलास्टिसिटी कौन सी है? रिलेटिवली इनइलास्टिक। हाँ, तो कहने से मैंने ये मिसिंग फिगर भी निकाला। अब आपको पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप था तो आपने इलास्टिक बोल दिया। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं दूसरा क्या चीज गायब करता हूं, ये मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यू हो गया ना। दूसरा एमसीक्यू वाले वो लोग क्या बोलेंगे, प्राइस इंक्रीजेस एंड डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, बताओ एक्सपेंडिचर विल व्हाट? फॉल। डिक्रीज। यस, तो कहने से ये तीन में से कोई दो चीज दी जाएंगी और एक चीज एमसीक्यू फाइंड करने हो। हाँ सर। यस सर। बराबर। देखो मैं आपको है ना सारी चीजें पहले लॉजिकली बता ही देता हूँ
ताकि बाद में कुछ गड़बड़ ही ना करो। अब देखो नेक्स्ट, बोलो आपसे क्या पूछ सकते हैं। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, बराबर है, एंड द प्राइस वाज फॉलिंग, एक्सपेंडिचर विल। इंक्रीज, डिक्रीज और सेम। सेम। हाँ, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक में एक्सपेंडिचर में कोई असर नहीं आता। हेलो, तो अगर Yes, आपको sir. टोटल आउटले पे क्वेश्चन आए ना, इन तीन में से कोई भी दो फिगर दिया होगा, दो इंफॉर्मेशन दी होगी, थर्ड हमेशा गायब होगा। एनी डाउट्स? गाइस No, जल्दी sir. बोलो यार। नो सर। ओके, नाउ सर ये टोटल आउटले किधर लिखा हुआ है, आ जाओ बता दो। परसेंटेज मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया, टोटल आउटले पॉइंट मेथड बाद में करेंगे। जस्ट अ मिनट, हाँ ये रहा टोटल आउटले मेथड। पेज नंबर कौन सा है? 2.41। टोटल आउटले आ गए, जरा टिक मार्किंग्स कर लें तो आपको समझ में आ जाए कि जो मैंने टेबल बनाई है वो फुल प्रूफ है। टोटल आउटले मेथड पे आ गए दोस्तों? हाँ, sir. हाँ, ये देखो, वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्टली कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब सर इसमें क्या, इकोनॉमिक्स बोलता है टोटल आउटले मेथड में ना हम सिर्फ रिलेशनशिप को देखकर ऊपर ऊपर से बता सकते हैं कि इनलास्टिक है कि इलास्टिक है, लेकिन हम परसेंटेज के जैसे ना पर्टिकुलर पॉइंट नहीं निकाल सकते कि 0. परसेंटेज मेथड में आप क्या निकाल सकते हो, 0.5 है, 0. है। हेलो, Yes, sir. बराबर। आप लोग एग्जैक्टली फिगर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ रिलेशनशिप को देखकर आप ये जरूर बता सकते हो इनलास्टिक है कि इलास्टिक है। वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट कोएफिशिएंट। हेलो, ठीक है, यूजलेस था लेकिन मैंने फिर भी टिक मार्क किया है, ऐसा कोई पूछता नहीं है एमसीक्यूज में। अब टोटल आउटले मेथड में यहां पर देखो, मैंने यहां पर जो मैंने अंडरलाइन किया वो सिर्फ रिलेशनशिप है। ये देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स और टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स रिमेन सेम। एक गाइस, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, तो उसे आप क्या कहेंगे? यूनिटरी। हाँ, तो ये आपकी यूनिटरी का पैराग्राफ था। सेकेंड पैराग्राफ, इंक्रीज इन द प्राइस, प्राइस में इंक्रीज आ रही है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स और टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड, गुड्स फॉल्स। प्राइस बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स। हाँ, इनवर्स में कौन सी इलास्टिसिटी होगी? अरे इनवर्स में रिलेटिवली इलास्टिक होता है, इलास्टिक। बराबर। तो ये देखो, इलास्टिक डिमांड, बराबर। नाउ थर्ड पैराग्राफ, इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। प्राइस भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सॉरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर, विच रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट को इनलास्टिक है ना? यस सर। तो ये देखो यहाँ पे मैंने ये देखो, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज लेस देन यूनिटी। अरे लेस देन यूनिटी मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इनलास्टिक। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो ये इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, मैंने इसी चीज को टेबल में डाल दिया है। तो बताओ विच इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर? टेबल। Both. बराबर। अबे बोथ कैसे, स्टेटमेंट को याद करके देख, समझ में आएगा। विल नॉट बी एबल टू उसने रिलेट नोट्स आल्सो। बोला। नाउ चलो, डन। डन। ओके, तो यहां पर हम लोग ने पॉइंट इलास्टिसिटी, सॉरी टोटल आउटले मेथड कंप्लीट किया। एनी डाउट्स इन दिस? No. नो। अब प्राइस इलास्टिसिटी का थर्ड पार्ट,
पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेशन आ जाओ. पॉइंट इलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज पॉइंट इलास्टिसिटी. सर ये पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है बताता हूं. अंडरस्टैंड. इकोनॉमिक्स कहता है और एक्स एक्सिस प्राइस एंड डिमांड. प्लीज सुनना. सॉरी, क्वांटिटी डिमांड. इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप एक डिमांड कर्व ड्रॉ करो जो दोनों एक्सिस को टच करे, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल थ्योरी है. डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना डिमांड कर्व. यस सर. Yes. Yes. If you draw a single demand curve downward sloping which touch to both the axes, बराबर, तो ज्योमेट्री थ्योरी के हिसाब से जो टच हो गया एक्स एक्सिस को, कहने से वो तो जीरो हो गया. यस. जीरो इज द न्यूट्रलिटी ना. यस. बराबर. हमेशा उसका मिड पॉइंट EP इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब यूनिटरी इलास्टिक होगा. ऑलवेज. क्या बात करें, उन्होंने ज्योमेट्रिकल थ्योरम से ये प्रूव किया है. ठीक है. नाउ अगर आप कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को बनाते हो जो दोनों एक्सिस को टच करे, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को, तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों को टच कर दिया, तो उस डिमांड कर्व का मिडल पॉइंट विल बी यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इक्वल टू 1, न्यूट्रल पे होगा. क्या बात करें. हाँ जी. और जो पॉइंट एक्स एक्सिस को टच कर रहा है दैट इज EP इज इक्वल टू 0. तो बट ऑब्वियस है एक्स एक्सिस को कुछ भी चीज टच करे वो न्यूट्रल हो जाती है. हेलो. यस सर. दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक. और जो y को टच कर रहा है, बराबर है ना, वो y तो कोई ना कोई फिगर्स होगा. ठीक है. नाउ तो ये इंफिनिटी है क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है. EP इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक. तो जो मिड में है वो यूनिटरी है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो कॉम्बिनेशन 0 है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो गया, और जो कॉम्बिनेशन y को टच कर रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इंफिनिटी को जा रहा है. अच्छा अब सुनो. बट सर हमने तो 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी थी. परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और यूनिटरी. तो आपने तो 3 ही लिखा. बता. अब देखो एक क्या बच गया, लेस देन 1 ना, लेस देन 1 और एंड मोर देन 1. तो इधर आओ. अब इकोनॉमिक्स कहता है 1 के नीचे ये 0 है, 0 के ऊपर और 1 के नीचे इज अ लेस देन 1 का एरिया. हेलो. यस सर. अब वो कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन आप कहीं पे भी बना लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर एक पॉइंट पे आपको जो इलास्टिसिटी मिलेगी वो लेस देन 1 ही मिलेगी, बट मोर देन 0 मिलेगी. हेलो. यस सर. है ना. तो ये जो ब्राउन है, बराबर, इट इज EP इज इक्वल टू लेस देन 1, मतलब हो सकता है 0.10, 0.8, 0.7, 0.6, बट इज लेस देन 1, अबव 0. तो 1 और 0 के बीच में जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बराबर, वो हमेशा रिलेटिवली इनइलास्टिक आएंगे. अच्छा अबव 1, तो अबव 1 कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, 1 के ऊपर और इंफिनिटी के नीचे. हेलो. यस सर. 1 के ऊपर ही होंगे, 1.5, 2.5, 3, 5, 8, कुछ भी हो सकता है. इस एरिया में कोई भी कॉम्बिनेशन आपको EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मिलेगा, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक. पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया. इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, वो आर्क इलास्टिसिटी है, वो एक और बताऊंगा. लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर. अच्छा सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक ही क्वेश्चन बना है आज तक इसके, दूसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, और वो एग्जाम में आया हुआ है. सुनो, वो लोग कहेंगे अ स्ट्रेट लाइन डाउन कर्व, सुना,
अ स्ट्रेट लाइन कर्व टचिंग बोथ द एक्सेस। तो पहली चीज, जब कोई स्ट्रेट लाइन सुनता है ना तो उनको लगता है या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ना 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 ना, टचिंग बोथ द एक्सेस मतलब लाइन स्ट्रेट है लेकिन दो कर्व को टच कर रही है। बोथ द एक्सेस मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ऑटोमेटिकली अगर आप दोनों चीजों को टच करने जाओगे तो डाउनवर्ड ही बनेगा ना। यस सर। तो अ स्ट्रेट लाइन कर्व टचिंग बोथ द एक्सेस बराबर है, एंड द मिड पॉइंट बराबर ऑफ दैट कर्व इज अ डैश इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिक। हाँ, बस ये एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है और वो भी इसी तरीके से, और कोई कॉम्बिनेशन पूछे नहीं जा सकते। समझा? यस सर। बराबर। तो ये हो गया पॉइंट इलास्टिसिटी बराबर। ये देखो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट पर, ये लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट, लोअर अपर करते रहो। हेलो, यस सर। बराबर। अच्छा, अब पॉइंट इलास्टिसिटी से एक और कंसेप्ट डिराइव हुआ है, वो है आर्क इलास्टिसिटी। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। नाउ आर्क इलास्टिसिटी, सर व्हाट इज दिस आर्क, बताता हूं। इकोनॉमिस्ट कहता है, सुनना, पॉइंट इलास्टिसिटी से ले रहा हूं, ये मेरी डिमांड कर्व है, हाँ, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिमांड कर्व। पॉइंट इलास्टिसिटी की थ्योरी कहती है कि हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी बदलता है। अभी अभी तो बताया। हेलो गाइस, Yes, sir. yes, Yes, sir. at every point the elasticity keeps on Changing. changing, बराबर है ना। भले पॉइंट पॉइंट से बदले पर बदलेगा, बराबर। नाउ तो इकोनॉमिस्ट कहता है कि मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट, लेट से पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट लेट से पॉइंट डी, मुझे बी और सी नहीं जानना, मुझे ये जानना है ए और डी के बीच में का इलास्टिसिटी क्या है। नाउ दिस इज कॉल्ड आर्क, मतलब मुझे एक आर्क से दूसरे आर्क के बीच में का इलास्टिसिटी जानना है। आपने तो कह दिया मिडिल पॉइंट यूनिटरी है, उसके ऊपर का रिलेटिवली इलास्टिक है, उसके नीचे का रिलेटिवली इनलास्टिक है, वो सब ठीक है। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी बदलती है। हेलो, यस सर। तो मुझे ये Yes, जानना sir. है पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच में का इलास्टिसिटी क्या है। मुझे पूरा नहीं जानना, खाली दो पॉइंट्स है। और ऐसा भी हो सकता है कि आई वांट टू नो द इलास्टिसिटी बिटवीन पॉइंट एफ टू पॉइंट जी। हेलो, यस सर। तो मुझे कोई भी दो कॉम्बिनेशन के बीच में का इलास्टिसिटी जानना है। तो गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं अच्छा ऐसा भी पता करना पड़ सकता है। हाँ, हमारे बिजनेस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ने आर्क इलास्टिसिटी बनाया, बोलता है ठीक है, आप अगर दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं। सर किस फॉर्मूले से, तो सुनो, उन्होंने फॉर्मूला लिखा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। बताओ ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा क्या? हाँ, कहाँ पढ़ा? परसेंटेज में तो। परसेंटेज में, सेम फॉर्मूला। Yes, sir. लेकिन तो सर फॉर्मूला सेम है तो परसेंटेज मेथड ही हुआ ना, तो इतना पका क्यों रहे हो आप रात को? हैं, सुन 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 बाबा सुन, सुन बाबा सुन। नाउ परसेंटेज मेथड ही है वो, लेकिन यहां पर है ना, आप कोई भी दो पॉइंट के प्राइस और डिमांड ले लो, ए का प्राइस ले लो और ए का क्वांटिटी डिमांड ले लो, डी का प्राइस ले लो और डी का क्वांटिटी डिमांड ले लो। हेलो, यस सर। बराबर है, और कैलकुलेशन करो। लेकिन फर्क क्या है अब वो सुनना। कोई मुझे बताएगा परसेंटेज मेथड के हिसाब से चेंज इन क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? चेंज इन क्वांटिटी। अरे ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, अच्छा हाँ। ये दोनों का डिफरेंस यार। Yes, sir. अच्छा, चेंज इन प्राइस का मतलब ओल्ड ओल्ड प्राइस Old price minus new माइनस price. न्यू प्राइस। देखो उधर भी वही लिखा था,
हाँ सर, तो फिर चेंज क्या है बताता हूँ। अब मुझे बताओ खाली क्यू का मतलब क्या हुआ? ओल्ड क्वांटिटी, ओनली ओल्ड क्वांटिटी। और खाली पी का मतलब ओल्ड प्राइस। Full price. ओल्ड प्राइस। बस बस बस। अब इधर देखो, यहां पर इन्होंने लिखा है ओल्ड प्लस न्यू, मतलब ओल्ड तो था ही, साथ में न्यू को ऐड भी करो। और प्राइस का मतलब है ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। हेलो, Yes, ऐसा sir. क्यों? बस इतना सा डिफरेंस है। ओल्ड के बदले आप ओल्ड प्लस न्यू लेंगे। अगर आपने ओल्ड ले लिया तो प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड हो जाएगा। अगर ओल्ड प्लस न्यू ले लोगे तो आप आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज कर डालोगे। खाली प्लस न्यू का डिफरेंस है। हेलो, अब क्यों वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूले का डिफरेंस समझ लो गाइस। यहां पर क्या था, क्यू मतलब, सर तो आंसर तो अलग अलग आएंगे। अरे रुको ना, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा, टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्यू का मतलब क्या? ओल्ड Old क्वांटिटी, ओनली price. ओल्ड। प्राइस का मतलब क्या? ओल्ड Full प्राइस। price. ओनली प्राइस। बराबर है। अगर आपने सिर्फ ओल्ड लिया तो यू आर टेकिंग अ प्रोपोर्शनल मेथड, परसेंटेज मेथड। लेकिन अगर आपने ओल्ड प्लस न्यू ले लिया तो यू आर टेकिंग, बराबर, नाउ आर्क इलास्टिसिटी का मेथड। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट आपको आंसर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? मेरे को पहले वो रीजन समझाना। आंसर अलग अलग Confuse आएंगे वो ठीक करना. है यार, Confuse करना. बराबर। हाँ, पहले वो समझो। डाउट तो ये होना चाहिए सर ऐसा क्यों? बताता हूं। नाउ लिसन गाइस, गाइस गाइस, आपको पता है आप वहां पर ओल्ड क्यू लेते थे? सुनना सुन, वहां पे क्वेश्चन ऐसा आता था, लिसन ना, when the price increases from 10 to 15, price increases from 10 to 15, hello, Yes, sir. यस। demand fall from 100 to 75, ऐसे वर्ड्स आते थे। हाँ तो आप इसे ओल्ड कहते थे कि नहीं? Yes. हाँ ओल्ड का मतलब ये मेरा बेस था, इसे बेस कहते हैं। मतलब 10 से 15 रुपए हुए हैं कि 15 से 10 हुए हैं? 10 से 15। 15. हाँ, तो 10 मेरा बेस है, 10 से इंक्रीज हुआ है। Yes, sir. Yes, यस yes. सर। 100 से 75 हो गया। मेरा डिमांड 100 था, फिर 75 हो गया, तो 100 से फॉल हुआ है, यस सर। Yes. तो Base. 100 इज माई बेस। अब समझ गए? तो यहां पर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं थी, हमको बेस पता था, बेस मेरा 10 और 100 है। अब प्रॉब्लम किधर है वो सुनो। आर्क में है ना, इकोनॉमिस्ट कहता है यहां पर मान लो कि मैं 10 और 100 लेता हूं, Yes, sir. यस सर। और यहां पर मैं ले रहा हूं 15 और 75। अब मुझे इन दोनों के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी है, यस। बराबर है। तो मैं बेस किसको लूं? 10. दोनों सेम कर्व पे है, मैं किसको बेस लूं? पता नहीं चल। हाँ, अब अगर आप कहोगे 10 तो तुम बायस आंसर दे रहे हो। क्यों? मैं 15 से 10 पे नहीं जा सकता क्या? हाँ. बराबर है तो दोनों सेम कर्व पे ना। अब Yes. इकोनॉमिस्ट बोलता है इसमें से हम बेस किसको पकड़े? नाउ दैट इज द कंफ्यूजन, क्योंकि मुझे तो दोनों के बीच की इलास्टिसिटी चाहिए, तो बेस तो दोनों भी है। हेलो, Yes, sir. यस सर। तो इकोनॉमिस्ट बोलता है नहीं यार, तो फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ना एक आर्क से दूसरे आर्क, इन दोनों के बीच में की इलास्टिसिटी जाननी है, बराबर, तो नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, दोनों का एवरेज निकाल दिया, और एवरेज करने के लिए इन्होंने ओल्ड प्लस न्यू लिया। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड वेटेड एवरेज? यस। तो इन्होंने बोला साला दोनों को बेस मत पकड़ो, दोनों के एवरेज को बेस पकड़ डालो। तो इन्होंने ओल्ड, ओल्ड मतलब बेस होता, तो इन्होंने ओल्ड प्लस न्यू दोनों को बेस पकड़ दिया, तो लॉजिकली एवरेज आ जाएगा। हेलो, Yes, sir. तो सर डिवाइड बाय 2 नहीं हो रहा है तो एवरेज कैसे हो? हाँ, नहीं, डिवाइड बाय 2 इज अ नॉन सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज साइंटिफिक मेथड है, वो ज्यादा लॉजिकल है, तो उन्होंने वेटेड एवरेज पकड़ा। ओके। अरे समझा?
कंफ्यूजन हाँ। की वजह से क्यों फॉर्मूला इन्होंने चेंज किया? हाँ सर। तो सर हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सुनो, अगर क्वेश्चन में आता है आर्क इलास्टिसिटी तो फिर आप नीचे ओल्ड और प्लस न्यू दोनों लोगे, और अगर क्वेश्चन में आता है प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड से तो सिर्फ ओल्ड लोगे. दिस इज द ओनली माइनर डिफरेंस. एनी डाउट्स? नो सर. हेलो नो सर ये तो आंसर फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स है, तो हाँ. फिर आंसर अगर अलग अलग आएंगे तो फिर देखो कैसे? देखो देखो मेरी बात सुनो. इकोनॉमिक्स है ना, में आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अ एडवाइजरी कमिटी. इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी रिजिड, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो ठीक है ना, आने दो आंसर अलग. हर इकोनॉमिक्स का अपना एक फंडा है. सब इकोनॉमिक्स की यहाँ पर एडवाइजेस है. यार अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम बोलूंगा ना मेरी, और मैं 10 लोगों को बोलूंगा तो 10 लोग का सोल्यूशन अलग अलग रहेगा कि नहीं? हाँ प्रॉब्लम एक है मेरी, लेकिन सबका अलग अलग नजरिए से सोल्यूशन होगा, तो सब अपनी जगह पे राइट हो. यस सर। बराबर है. तो वैसे एडवाइजरी कमिटीज है. अब तुम ये नहीं कह सकते कि सर आर्क इलास्टिसिटी से आंसर राइट अलग आएगा और प्राइस इलास्टिसिटी से अलग आएगा, तो राइट कौन सा? अरे दोनों ही राइट है. जब क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा फॉलो करो. ओके. यार मेरे पॉइंट ऑफ से आई एम राइट, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर राइट, तो गलत कौन? कोई नहीं. तुम बोलोगे यार मैं तो अपनी जगह पे सही हूँ, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ, तो आर्ग्यूमेंट करते रहो. बराबर. यस सर। एनी डाउट्स इन दिस? नो. नाउ तो बाय दिस प्राइस इलास्टिसिटी के तीनों मेथड्स हम लोगों ने पढ़ लिए. अच्छा सर टिक मार्किंग आ जाओ जल्दी से आ जाओ. आर्क इलास्टिसिटी किधर है यार? इधर ही तो था अभी. 2.39 2 पॉइंट ये रहा, 39 ये रहा. देखो ये रहा फॉर्मूला. नीचे देखो प्लस किया है, ओल्ड प्लस क्यू. सर अंदर क्या पढ़ने का है? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं. एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है. तो कल आज का लेक्चर तो अपना कंप्लीट हो जा रहा है. कल हम लोग है ना, हम लोग ने आज से प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट की, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड एंड टोटल आउटलेट. अपना इनकम बाकी और क्रॉस बाकी और एमसीक्यूज बाकी है. जैसे ही वो एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे आपका इलास्टिसिटी इज ओवर. हेलो. तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गोइंग टू सॉल्व वेरी गुड लेवल ऑफ एमसीक्यूज, है ना? ठीक है. ठीक है. चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. गुड नाइट. बाय सर। बाय बाय. सर आपने इलास्टिसिटी के नोट्स नहीं भेजे. हाँ 15 मिनट के बाद रवि सर से मांग लेना, ग्रुप में मिल जाएंगे. आफ्टर 15 मिनट्स चेयर से उठूंगा तभी जब आपको नोट्स भेज दूं. पक्का. पक्का पक्का.